से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, इनका प्रभावी रहता है और सरल शब्दों में करती हैं और सबसे बात हिंदी में सब प्रेजेंटेशन देती हैं। जहाँ अंग्रेजी जरूरत होती है वही देती हैं, अदरवाइज हिंदी में प्रेजेंटेशन देती हैं। के लिए आज आए हुए हमारे सीनियर भाई आर.के. अग्रवाल जी रामपुर से हैं, बहुत ही सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं। और हमारे चीफ गेस्ट हैं अशोक मोदी साहब। वैसे तो पूरा देश मोदी में हो रहा है और हमारी वेबिनार भी मोदी में हो रही है। तो मैं ये पूर्वा छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं अशोक अशोक मोदी साहब, मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज की इस वेबिनार की शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए मैं अपने राजस्थान यूनिट के चेयरमैन एडवोकेट विनोद पाटिल साहब से अनुरोध करूंगा, कृपया वेबिनार प्रारंभ करने की घोषणा करें। सबको नमस्कार। एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल नेशनल फॉर्म कर जानकारी पाक्षिक आगरा द्वारा आयोजित जूम मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एसोसिएशन ऑफ टैक्स पढ़ने का आएगा, आवाज में कोई बात ना करें आपस में। एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल द्वारा समय समय पर कर सलाहकार एवं करदाताओं के लिए जूम मीटिंग अपने सुझावों के लिए सुझाव भेजना सरकार के स्तर तक और आज राष्ट्रीय स्तर पर ये एसोसिएशन आज कार्यक्रम आयोजित करती रही है। माइक म्यूट कर दीजिए, अशोक मोदी साहब छोड़ करके, मोदी साहब पाटिल साहब को छोड़कर सबको म्यूट कर। आज की मीटिंग के चीफ गेस्ट आदरणीय अशोक जी मोदी जी, नेशनल फॉर्म के अध्यक्ष श्रीवास्तव साहब, महासचिव पराग सिंघल साहब, संतोष गुप्ता साहब एवं आयोजक गण आशुतोष सिंघल साहब, अखिलेश अग्निहोत्री जी, सुनील ध्यानी जी, मुरारी वर्मा साहब, संजय गुप्ता जी, पंकज वैश्य जी, संदीप जी अग्रवाल, प्रमोद राजे साहब और आर.के. अग्रवाल साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एवं आज की मुख्य वक्ता रुचि जी अग्रवाल, जिनसे आप सब लोग परिचित हैं, इनके आप सबका इस जूम मीटिंग में स्वागत है। आज का विषय कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर सेक्शन 194R एंड डिमांड नोटिस 143(1) पर है। रुचि जी आपको विस्तार एवं सरल भाषा में समझाएंगी। रुचि जी ने 4 अगस्त 22 को सेक्शन 139(8) एवं बहुत ही सरल भाषा में विस्तार से बताया था, जिसकी आज तक सब लोगों को काफी यादगार जूम मीटिंग थी। ये एसोसिएशन पूरे देश के अंदर जिस तरीके से आज कार्य करती स्थापित हुई है, जिसकी सारी शाखाएं पूरे देश के प्रांतों में आज खुल गई हैं और सब जगह एक अच्छे तरीके से सिंघल साहब के नेतृत्व और श्रीवास्तव साहब के साथ और पूरी टीम ने जिस लगन और उससे उत्साह से काम किया, उससे करदाताओं को एवं कर सलाहकारों को बहुत ज्यादा फायदा रहा और लोग इससे जुड़ने की कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सब लोगों का स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विनोद पाटिल साहब। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने चीफ गेस्ट अशोक मोदी साहब को, कृपया हमारे सदस्यों के लिए जो भी संदेश देना चाहें 2 शब्द में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पराग जी, आप लोगों ने मुझको ये अवसर प्रदान किया और इसको आपने आज की जूम मीटिंग चीफ गेस्ट बनाया, इसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। टैक्स फोरम और प्रोफेशंस के इस गरिमा में जूम मीटिंग में हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी, रुचि जी, सिंघल जी और सभी उपस्थित सज्जनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो आपने एक विषय रखा है, तो ये विषय वाकई चिंतनीय है कि कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले एक उठा दिया था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा 1 साल से अधिक की कैपिटल गेन पे, परंतु गवर्नमेंट की क्या मंशा रही कि उन्होंने फिर से कैपिटल गेन चार्ज करना शुरू किया
इससे हमको ऐसा लगता है कि हम डबल टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल गेन पे 1 साल से अधिक के इन्वेस्टमेंट के बाद में उसमें पूरी छूट होनी थी और होना उचित भी था। परंतु गवर्नमेंट की क्या मंशा रही कि एक बार जब म्यूचुअल फंड्स में अपन पेमेंट कैपिटल गेन का कर देते हैं कंपनी की तरफ से और फिर वो चार्ज कर रहे हैं, ये भी कहीं से उचित लगता नहीं है। और इसके खिलाफ में मुझको लगता है कि कोई अभी गंभीरता से कोई गया भी नहीं है। मेरी एक सोच ये भी है कि अभी इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार है, ये एक किस्म से कहा जाए तो व्यापारियों की सरकार ही कहलाती थी। और बहुत सी बातें ऐसी है जो कि अगर गवर्नमेंट के सामने हम ढंग से रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं तो सुनी जाती है। आड़े क्या आता है कि जो आईएएस लॉबी है, जो अधिकारीगण है, वो एक भाषा खुद की समझते हैं, दूसरे किसी की व्यापारी की भाषा समझते नहीं है। वो व्यापारियों को और प्रोफेशंस को चोर ही समझते हैं, उनके पक्ष में रह के कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन इन समस्याओं को लेकर के बजाय आंदोलन करने के और कोर्ट कचहरी में जाने के, हम इन विषयों को लेकर के सरकार के पास जाएं और वो अपने अधिकारियों के साथ, हम टैक्स प्रोफेशंस और व्यापारियों को अगर हम मीटिंग रखें, इन्वेस्टर की मीटिंग रखें, तो निश्चित वो समझेंगे कि एक ही चीज पर बार बार हम टैक्स क्यों दें। जो टैक्स लेना है गवर्नमेंट कंपनी पे, म्यूचुअल फंड पे इकट्ठे ही इम्पोज कर देवे, उसी के बार बार अकाउंटिंग करना, समय का लॉस होता है। हमारे जो प्रोफेशन है इनका बहुमूल्य समय होता है, उनका समय बर्बाद करना, व्यापारियों का समय बर्बाद करना, ये कहीं से उचित लगता नहीं है। मुझको ऐसा लगता है जैसे मैं अभी 9 अगस्त को दिल्ली में हमारे व्यापारी उद्योग मंडल का राष्ट्रीय अधिवेशन था, 41वां व्यापारी दिवस मनाया गया। उसमें बहुत सी बातें आई और बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। अधिकतर तो बातें वहाँ जीएसटी पे ही हुआ कि जीएसटी में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो जीएसटी प्रॉब्लम है, और जितनी प्रॉब्लम है नहीं उससे अधिक क्रिएटेड है, क्योंकि कानून का अर्थ का अनर्थ तो ये लोग बना ही देते हैं। उसी कानून को ये दूसरे ढंग से पढ़ते हैं, एक अर्थ निकलता है, तीसरे ढंग से पढ़ते हैं, दूसरा अर्थ निकल जाता है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए भी सुझाव आए, और मेरा भी यही सुझाव रहा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन साहब का और चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता जी का भी यही सुझाव रहा कि क्यों ना हम इन समस्याओं को लेकर गवर्नमेंट के पास बैठे, सीतारमन जी के साथ बैठे, और राजेश अग्रवाल जी से भी जैसे हम लोग की चर्चा हुई, जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, इनके साथ बैठ करके हम उन अधिकारियों के साथ भी बैठ लें जो नीति बताते हैं, और इस नीति के तहत हम जो कैपिटल गेन पे डबल टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज में, पराग जी, डिस्टर्बेंस कुछ आ रहा है। पराग जी, आदरणीय पराग जी, कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। सर अपनी बात कहें आप। योगेश कुमार जी की तरफ से था, उन्होंने बंद कर दिया। सर बंद कर दिया उनका, बोलिए आप। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपन टैक्स फोरम के मंच पर एक लिपिबद्ध करें, और उसके बाद में हम अपनी बात को माननीय वित्त मंत्री जी के पास में प्रस्तुत करें, और उससे अपॉइंटमेंट लेकर के, और गणमान्य लोग जो डिवोटेड लोग हैं उनको लेकर के उनके पास जाएं, और उनसे अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग हम करें और इन समस्याओं को रखें, तो शायद इसका निराकरण अच्छा से हो सकता है। अगर हम अपनी समस्याओं को इस मोदी सरकार के सामने रख के सॉल्व नहीं कर पाए, तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। मुझको ऐसा लगता है कि हम अपनी बात को मंच पे, अगर गवर्नमेंट के मंच पे रखेंगे, अच्छे से उनके पटल पे रखेंगे, तो निश्चित हमारी सुनवाई होगी और व्यापारी को राहत मिलेगी। तो कैपिटल गेन से भी जो हमको बार बार टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है, अननेसेसरी हमको डबल टैक्स, उससे भी हमको राहत मिलेगी। और सेक्शन 143(1) में जो रिकवरी वगैरह के लिए जो इन्होंने कड़ाई पेश की है, उस पर भी कुछ रिलैक्सेशन की अपन बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो जीएसटी के प्रॉब्लम हम आप सब फेस कर रहे हैं, और जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, अभी 21-22 फाइनेंशियल ईयर में जो 3CD में रिपोर्टिंग्स इन्होंने 30-40 पॉइंट बढ़ा दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, व्यापारियों के लिए भी है और इनके लिए भी है।
टैक्स अपने एसोसिएशन के लिए, टैक्स प्रोफेशंस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लगता है कि ऑडिट ही कराते रहे साल भर में, बिजनेस कब करें, बाकी रिटर्न्स कब भरें, समझ से बाहर है हमारे तो मेरा यही आग्रह है कि एक अच्छी अपनी ठोस निर्णय लेकर के और पूरी दमदारी के साथ में हम सरकार के पास जाएं, दिल्ली में बैठें एक दिन 2 दिन और अपनी बात को रखें भी और उनको मनवाएं भी। और मुझको उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है जरूर हमारी बात सुनेगी और हमें सहयोग करेगी। पुनः आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वें महोत्सव की अग्रिम बधाई। देश देश हर में जगह तिरंगा लहरा रहा है, हजारों तिरंगे बांटे हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहा है। कल भी 1000 लोगों की तिरंगा यात्रा की रैली हमारे यहाँ से निकल रही है और उसके बाद जन्माष्टमी की आप सबको अग्रिम बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पराग जी के साथ कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है कनेक्टिविटी में। मैं आग्रह करूंगा रुचि अग्रवाल जी से कि वो स्टार्ट करें। Good evening, everybody. I hope my voice is clear to everybody. Yes, clear है मैम। ठीक है, let me continue. Good evening, everybody. Thanks to all of you to again listening me as well as जितने भी मेरे mentors हैं, जितने भी मेरे seniors हैं, and दिल से I'm really thankful to you for giving me an opportunity. Today मुझे यहाँ पे जो 3 टॉपिक्स आज कवर करने हैं वो है, पहला जो टॉपिक है TDS on benefit और perquisites of a business or profession section 194R of the income tax act. पहले हम इसको ले रहे हैं। ये सेक्शन क्या बोलता है? This section has been introduced recently. आप सभी को पता है कि ये नया सेक्शन है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस करना? सेम वही, नो टैक्स एविएशन। दूसरा, जिसको बेनिफिट मिलता था वो शो ही नहीं करता था, इसको अनअकाउंटेड रहता था एंड गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था किसको बेनिफिट पास हो गया। इसको इस सेक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि आज इस डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप मिला है क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर फार्मा कंपनी को बहुत सारा बिजनेस दिया, उसके अवेयर में उसको एक फॉरेन ट्रिप ऑर्गेनाइज करने को मिलता था। जब वो फॉरेन ट्रिप का जो भी पेमेंट था वो कंपनी बेयर करती थी और उसको अपने खर्चे में क्लेम कर लेती थी बैलेंस शीट P&L में ले जाके। बट जिसको ये बेनिफिट मिलता था वो इसको कहीं भी शो नहीं करता था। उस सबको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। ये सेक्शन हमें क्या बोलता है? इस सेक्शन का जो समरी है वो मैं एक एक पॉइंट वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सेक्शन हैज बीन introduced as well as applicable from 1st January 2022. ये जो I'm so sorry, is applicable from 1st July 2022. अभी ये जुलाई जो निकल के गया है वहां से ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है। टू बी डिडक्टेड ऑन, ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है किस अमाउंट पर हमें डिडक्शन करना है। कोई भी बेनिफिट और परक्यूसिड्स जो किसी रेजिडेंट को मिला है इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इन अ फॉर्म ऑफ अ काइंड इज एप्लीकेबल फॉर TDS। अब यहाँ पर आता है इन विच फॉर्म, कैश और काइंड। तो सिंपल रिप्लाई इसका ये है कि जो भी परक्यूसिड्स और बेनिफिट कैश या काइंड के फॉर्म में किसी भी रिसिपेंट को मिले हैं दैट इज एलिजिबल फॉर TDS। व्हाट इज द अमाउंट, कितने अमाउंट पर TDS एप्लीकेबल होगा? अगर किसी को कोई भी बेनिफिट 20,000 से ऊपर का दिया गया है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। लेट अस समराइज, ऊपर से दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, ये सेक्शन किस पर एप्लीकेबल होता है? TDS टू बी डिडक्टेड बाय, किसके कौन इस पे डिडक्ट करेगा और किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसा कि हमने एक पहले एग्जांपल लिया डॉक्टर का, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ एक डिस्ट्रीब्यूटर का। सपोज एक अपोलो टायर का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने एक पर्टिकुलर टारगेट अपने अचीव करने के बाद उसको एक कोई भी इंसेंटिव के फॉर्म में एक फॉरेन ट्रिप या उसको एक गोल्ड का कॉइन या उसको कुछ और इंसेंटिव या बेनिफिट दिया गया, तो क्या वो टैक्सेबल है? तो रिप्लाई इज यस। अगर कोई भी कैश और काइंड में, पार्शियली कैश या काइंड में कोई भी इंसेंटिव, बेनिफिट या परक्यूसिट्स के फॉर्म में मिलता है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर TDS अप टू द अमाउंट ऑफ 20,000 रुपए। क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है एप्लीकेबल तो हो गया,
what will be the rate of TDS? जो TDS की रेट है that will be the 10%. अब ये applicable किस पर नहीं होगा? This section won't be applicable if the turnover of business does not exceed 1 CR. ये बिजनेस वालों का जिनके टर्नओवर 1 CR से ऊपर नहीं है। अब प्रोफेशनल के ऊपर इफ द टर्नओवर ऑफ प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, अगर कोई भी प्रोफेशनल इनकम जिसका टर्नओवर 20 जिसके टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सारे इन सब के लिए गवर्नमेंट ने FAQ के फॉर्म में एक सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 12 डेटेड 16 जून 2022। उसमें एक गाइडलाइंस के फॉर्म में एक कॉशनरी उन्होंने बनाई, 10 पॉइंट थे जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इट नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और परक्यूसेट्स नीड्स टू चेक if the amount is taxable under clause 4 of section 28 of the act before deducting tax under section 194R of the act। जैसा आप सभी को पता है कि ये सेक्शन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जो भी किसी प्रोफेशनल को या जो भी किसी बिजनेस पार्टनर को कोई भी बेनिफिट्स या परक्यूसेट्स दिए जाते थे वो सेक्शन 28 में क्लॉज 4 में टैक्सेबल होते थे, बट वो कहीं भी शो नहीं होते थे। इसलिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी बिजनेस चैनल या बिजनेस पार्टनर इस पर टैक्स नहीं देता था। ये जो FAQ है उस FAQ में पहले ये आता है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या जो बेनिफिट दे रहा है, क्या उसको ये देखने की जरूरत है कि जिसको वो दे रहा है क्या उसके लिए वो टैक्सेबल है या नहीं। द रिप्लाई इज कि जो इसका रेसिपिएंट है उसके लिए वो टैक्सेबल हो या नहीं हो, लेकिन जो प्रोवाइडर है उसको हर हालत में, हर फॉर्म में इस पे TDS काटना है। सेकंड कॉशनरी जो है दैट इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफ परक्यूसेट मस्ट बी इन काइंड फॉर सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट टू ऑपरेट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी बेनिफिट मे बी इन कैश, मे बी इन काइंड or partially in cash or partially in kind is applicable or not, so it is applicable। I hope यहाँ तक सारा मैटर क्लियर है। इसको दोबारा हम समराइज करते हैं। इस सेक्शन को 4 या 5 पॉइंट हैं बट लकूनाज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वन एंड वन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, या मुझे कुछ रिपीट करने की जरूरत है? एनी कंफ्यूजन और एनीथिंग, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। Everything is clear to everybody or should I repeat the things? जिसको कोई प्रश्न करना हो तो वो अपना हैंड्स कर दीजिए ऊपर, इससे स्पीकर ध्यान दे लेंगी। जिसको कोई प्रश्न करना हो हैंड्स कर दीजिए। प्लीज कंटिन्यू। I think I should continue. Yes, continue. अब if there is any requirement to deduct TDS under section 194R of the act when the benefit or perquisite in the form of a capital asset, क्वेश्चन है क्या is it requirement to deduct the TDS to deduct tax under section 194R of the act when the benefit of perquisite in the form of a capital assets। कैपिटल एसेट्स का मतलब यहाँ पर ये रहा, अगर किसी डॉक्टर को या अगर किसी बिजनेस चैनल पार्टनर को कैपिटल एसेट्स के फॉर्म में कुछ भी बेनिफिट्स या परक्यूसिट्स मिलता है, क्या वो एप्लीकेबल है TDS के लिए? रिप्लाई इज वेरी सिंपल। कोई भी बेनिफिट हो ऑफ एनी नेचर, रेवेन्यू नेचर और एनी नेचर ऑफ कैपिटल, दैट इज टैक्सेबल एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर TDS। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपने बहुत बार सुना होगा कि एक इस पर्टिकुलर सपोज सीमेंट कंपनी के इतने बड़े टारगेट अचीव करने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक बड़ी कार दी गई, तो अब जो भी कार या जो भी कैश के फॉर्म में मिलेगा दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर TDS। 4 नंबर क्वेश्चन का जो है क्वेश्चनरी जो उन्होंने दी, वेदर सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट्स आर बेनिफिट ऑफ परक्यूसेट्स। जो कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट किसी भी बिजनेस चैनल पार्टनर को मिलता है, क्या वो एप्लीकेबल है TDS के लिए? सो द रिप्लाई इज वेरी सिंपल,
no TDS will be deducted under section 194R on sales discount, cash discount or rebate allowed to customers. Suppose here we can take an example, कोई भी एक पर्टिकुलर बल्क ऑफ मटेरियल उठाने पर या सामान खरीदने पर बिजनेस चैनल वाले को जो भी कैश डिस्काउंट मिलता है या कैश डिस्काउंट या रिबेट मिलता है वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। इसकी कॉशनरी जो 5th नंबर है वो है हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ परचेज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। अब ना द क्वेश्चन इज अराइजेस, ठीक है बेनिफिट तो दे दिया, परचेज तो दे दिया, अब उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? सो द रिप्लाई इज, अगर मैं आज एक कॉर्पोरेट हूं जो अपने बिजनेस चैनल पार्टनर को एक मोबाइल एक टारगेट अचीव करने पे देती, तो मेरे लिए क्या प्राइस होगा, क्या अमाउंट होगा जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो मेरे लिए यहाँ पर वो अमाउंट होगा जो मेरी परचेज प्राइस होगी, दैट विल बी द अमाउंट जिस पे मैं टीडीएस काटूंगी। सपोज मैंने कोई मोबाइल बाहर से 50,000 रुपए का प्लस जीएसटी खरीद के अपने बिजनेस चैनल पार्टनर को दिया, उसमें वो अमाउंट क्या होगा? द ग्रॉस अमाउंट विच आई पेड विल बी एप्लीकेबल फॉर टीडीएस। इसमें एक ये चीज तो जब आई जब मैं मैन्युफैक्चरर यूनिट नहीं हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट नहीं दे रही हूँ, मैं बाहर का प्रोडक्ट लाके उसको दे रही हूँ। अब सेकंड इसमें केस आता है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ मोबाइल की, मोबाइल कंपनी है मेरी, मैंने अपने बिजनेस चैनल पार्टनर को एक टारगेट अचीव होने के बाद 2 मोबाइल एज एन फॉर्म ऑफ परचेज या बेनिफिट दिए, क्या वो एप्लीकेबल होंगे? के केस में जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो टीडीएस की एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि वो प्राइस होगी जिसमें मैं कस्टमर को दे रही हूँ। सर यहाँ पर अभी इनका एक क्वेरी है, मैं पहले यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद पहले इनकी क्वेरी यहाँ तक की लेती हूँ, तब हम आगे बढ़ते हैं। बताएं सर, सतपाल सर बताएं, अनम्यूट कर दीजिए सतपाल जी को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरी क्वेरी ये है कि इस तरह के परक्विजिट्स यदि किसी कोई ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को ही दे रहा है या एक मैन्युफैक्चरर अपने ट्रेडर को दे रहा है जी, कि उसने सेल्स टारगेट अचीव कर लिए हैं या उसने कोई टारगेट पूरा कर लिया है और वो परक्विजिट्स के रूप में उसको दे रहा है, चाहे उसको कमीशन कह सकते हैं परक्विजिट, तो उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा टीडीएस के साथ साथ? सर इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, परचेज प्राइस, मेरी परचेज प्राइस क्या होगी जितने में मैं लेके आई। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करिए कि उसको कैश के रूप में ये फायदा दिया गया, कैश या उसने एग्जांपल बताएं सर मुझे आप। सपोज करिए कि उस मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरा एक एजेंट जो ट्रेडर है वो सामान बेच रहा है, मैंने उसको टारगेट दिया था 20 लाख कर लिया और मैंने उसको 50,000 रुपए का सामान उसके बदले में और उसको दे दिया, ठीक है ना, या उसको कमीशन के रूप में 50,000 रुपया दे दिया। सर आप कमीशन एक डिफरेंट चीज है, यहाँ पर बात हो रही है कि कोई भी बेनिफिट कमीशन होगा तो 194H में वैसे कवर हो गया, टीडीएस के लिए एप्लीकेबल हो गया। बात हो रही है मतलब जो बेनिफिट अगर मैंने कुछ दिया है तो वो सेक्शन में कवर होगा। गवर्नमेंट का मेन पर्पस रिपोर्टिंग, कमीशन है तो 94H में वैसे चला गया ऑटोमेटिकली। मैम बहुत सारी कंपनियां 94H में कमीशन दे रही हैं लेकिन उस पे जीएसटी नहीं दे रही हैं। नहीं सर, वो तो देखिए सीधी सी बात है, जीएसटी तो उनके ऊपर एप्लीकेबल है ही है ना, अगर वो जीएसटी जो उसमें आ रहा है तो एप्लीकेबल ही है सर, वो तो वेल अंडरस्टूड है। तो रुचि जी, ठीक है, रुचि जी जी, मैं यहाँ पे सिंह साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी सर प्लीज। कि कमीशन मिलेगा और कब उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी कमीशन पे। तो क्वेश्चन ये है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट गुड्स डिलीवर से पहले ही हो जाता है कि 2 लाख का गुड्स या 2.5 लाख का गुड्स अगर आप सेल कर देंगे तो हम आपको 50,000 रुपीज देंगे एक्स्ट्रा। अगर वो ये तय हो जाता है तब तो वो जीएसटी का पार्ट बनेगा, और अगर ये तय नहीं होता है तो जीएसटी का पार्ट नहीं बनेगा। सर इस तरह के सेक्शन 15 को वहां देखना पड़ेगा सर, लेकिन
एग्रीमेंट रिटेल ट्रेडर में या मैन्युफैक्चर ट्रेडर तो उस पे तो वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट हो गया, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी सर। भले ही उस पे टीडीएस कटाओ सर 194H में। फिर भी जीएसटी उस पे नहीं एप्लीकेबल होगी। अच्छा, ये सेक्शन 15 सर इनकम टैक्स नहीं, सेक्शन 15 की मैं बात कर रहा हूँ, आप सीजीएसटी सीजीएसटी। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए लेट अस कंटिन्यू, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मेनी टाइम्स अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर is given a product of a manufacturing company so that he can use that product and make audio video to speak about the product in social media. Is this product given to such influencer a benefit or perquisite? आपने बहुत बार सुना होगा किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक प्रोडक्ट दिए जाते हैं कि आप इसकी एक वीडियो बनाइए एंड उस वीडियो को अपलोड करके एज एन एडवर्टीजमेंट इसको फ्लोट करिए मार्केट में। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये है कि अगर वो प्रोडक्ट उसने रिटेन कर लिया तो वो टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न बाय इन्फ्लुएंसर अगर उसने वो वापस कर दिया तो टीडीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ द सेवेंथ जो उसमें कॉशनरी उन्होंने बिल्कुल क्लियर करी वो ये है, वेदर रिम्बर्समेंट of out-of-pocket expenses incurred by a service provider in course of rendering service is benefit perquisite if the invoice of expenses incurred in the name of an ultimate service recipient, no TDS will be applicable. Suppose यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कोई भी प्रोफेशनल जिसने कोई भी बाहर की विजिट करी, आउट ऑफ इंडिया या इन इंडिया, उसने होटल का स्टे लिया, उस केस में ये बेनिफिट पे टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा? अगर इनवॉइसिंग जिसने रिसीव किया उसके नाम पर होगी तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द इनवॉइस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द नेम ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर बिलिंग हुई है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उनका ये पॉइंट नंबर 8 है, वो ये बोलता है इफ देयर इज अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, इज दिस इज अ बेनिफिट और अ परक्विसिट? अगर कोई डीलर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है अपने प्रोडक्ट की एजुकेशन के लिए तो क्या वो सेक्शन पे एप्लीकेबल होगा? इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में उन्होंने रिप्लाई किया क्या चीज एप्लीकेबल होगी और क्या चीज अप्लाई नहीं होगी, जो हम डिस्कस करते हैं। इफ द डीलर कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, डिस्कस सुप्रीमेसी ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्टेन ऑर्डर्स, टीचिंग सेल्स टेक्नोलॉजी, एड्रेसिंग क्वेरीज, reconciliation of accounts. However, the conference should not benefit or incentive dealers कस्टमर्स टू मेट सेल टारगेट। सिंपल सी चीज है, किसी कंपनी ने अपने एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करी, उसके लिए जो वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टीडीएस। उस प्रोडक्ट की सुप्रीमेसी के लिए करता है, कंपैरेटिव स्टडी दिखाता है लोगों को कि भाई मेरा प्रोडक्ट बाकियों से क्यों अच्छा है, तो वो इसमें सेक्शन में कवर नहीं होगा। टीचिंग सेल टेक्नोलॉजी टीच करने के लिए करता है तो नहीं होगा। क्वेरीज को एंटरटेन करने के लिए होता है तो नहीं होगा एप्लीकेबल। रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए होगा तो नहीं होगा। इन सिंपल लैंग्वेज, कोई भी एजुकेटेड पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए कोई भी सेमिनार या कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन इट। अब कौन कौन से केसेस इसमें एप्लीकेबल होंगे हम वो डिस्कस करते हैं। Following cases would consider as benefit of perquisite for section 194 are leisure trip or leisure component even if incidental to dealer's business conference, family members accompanying the person attending dealer business conference, expenses of dealer business conferences for days which are on account of prior stay or overstay beyond the dates of such conferences. इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं अपन लोग। ये बताते हैं कि जो भी लेजर ट्रिप या लेजर कंपोनेंट जो डीलर
अवेल करता है या बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस अवेल करता है विद अ फैमिली, या जो बियॉन्ड पीरियड है एजुकेशनल सेमिनार है 1 दिन की, वो अपना एक्सटेंड करा के 2 दिन रुकता है या 3 दिन रुकता है, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। सेक्शन आर would come into an effect from 1st July 2022. Second proviso or to subsection 1, second proviso of subsection I of section 94R of the Act provide that provision of this section does not apply where the amount or aggregate of the value of purposes of benefit provided or likely to be provided to a resident during the financial year does not exceed 20,000 rupees. It is not clear how this limit of 20,000 is to be computed for the financial year 22-23. अभी हमने 20,000 की लिमिट तो सुन ली, बट हमें ये नहीं पता इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, बिकॉज ये सेक्शन अप्लाई हुआ है जुलाई 22 से। अगर किसी भी डीलर ने कोई भी बेनिफिट अप्रैल से लेके जुलाई तक पास किया तो क्या टीडीएस उस पर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज कि अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू हमें निकालनी है तो एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने अपने किसी डीलर को 10,000 रुपए का बेनिफिट मैं पहले दे चुकी हूँ और जुलाई के बाद 10,000 का फिर मैं बेनिफिट दूंगी तो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बेनिफिट उसको ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, मतलब उसको अगर मैं 50-40 हजार से ऊपर हूँ या 20,000 से ऊपर हूँ तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। टू कंप्यूट एग्रीगेट वैल्यू फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिट ₹20,000 in a financial year, the benefit of purchases provided from 1st April 2020 shall be included. However, any benefit or purchases paid till 30th June shall not be subject for TDS under section 194R. सिंपल सी चीज कंप्यूट करने के लिए एग्रीगेट वैल्यू के लिए पहले से लेके अब तक के लिए अप्लाई होगा, और बाद में जो हम पहले पे कर चुके हैं उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इधर अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस किया। लिमिट है 20,000, टीडीएस का परसेंटेज है 10%, कैश या काइंड में कोई भी बेनिफिट है वो भी इसमें है। अब द क्वेश्चन अराइज टीडीएस की वैल्यू कैसे, यहाँ पे जो प्रोवाइडर है वो कैसे डिसाइड करेगा कि टीडीएस कैसे पे होगा। अब इसमें सिंपल सा देयर आर 2 वेज। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने अपना यहाँ पर 90,000 का कोई बेनिफिट अपने डीलर को ऑलरेडी दे रखा है। अब वो कहता है जी मैं तो टीडीएस दूंगा नहीं, टीडीएस आपको ही पे करना है। उसमें हमें कैसे रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी। हमने जो उसको पे किया वो 90% पे किया क्योंकि 10% टीडीएस एप्लीकेबल होता था। हम यहाँ पे जो हमने पे किया डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, उसकी इस तरह से हम उसकी कैलकुलेशन करके उसका एग्जैक्ट अमाउंट ग्रॉस अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पर अगर देयर आर 2 वेज जैसे हमने डिस्कस किया। दूसरी बात है सर्विस रिसिप्टेंट जो है वो कहता है जी मैं टीडीएस जमा करा दूंगा, तो उसके लिए सिंपल सा वे ये है 90,000 का 10% निकाल के 9,000 रुपए वो टीडीएस आपको जमा करके देगा। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर आर 2 वेज। अगर सर्विस प्रोवाइडर टीडीएस जमा कराएगा तो उसको पहले उसकी एग्रीगेट वैल्यू निकालनी होगी, तब वो टीडीएस जमा कराएगा। अगर सर्विस रिसिप्टेंट उसको जमा कराएगा तो जो वैल्यू उसके पास पहुंची है उसका 10% निकालेगा। आई होप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज very clear to everybody. Anything, any question for this calculation में कहीं कोई confusion है तो? रुचि जी आप कैलकुलेट रखें, जारी रखें। जिसको क्वेश्चन हमें बता दिया है, मैंने अनुरोध कर दिया है, हैंड्स अप कर देंगे जो भी पूछना होगा। प्लीज कंटिन्यू। Kindly note that any benefit or perquisites provided in the course of employment will not invoke the provision of section 194R of the Income Tax Act. कोई भी perquisites in the course of employment अगर दिया जाता है किसी भी employee को, तो that is not taxable under this section. वो already section 192 में applicable हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा दोबारा कंक्लूड करूंगी। जैसा आप सभी को पता है कि कोई भी बेनिफिट
कोई भी कंपनी जब कोई भी सेल्स प्रमोशन का के लिए कोई भी पेमेंट करती है तो अपने P&L में उसको एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हुए उसको यहाँ पर खर्चे की तरह क्लेम कर देती है। लेकिन जो रिसिप्टेंट है वो कभी भी उस पर टैक्स नहीं देता, क्योंकि वो अनअकाउंटेड होता है, कहीं व्यू नहीं होता। उस अनअकाउंटेड चीज को अकाउंटिंग में लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन एप्लीकेबल किया है। द थिंग इज 4 या 5 पॉइंट जो हमें याद रखने हैं इसमें। सेक्शन एप्लीकेबल हुआ जुलाई 22 से। सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी जुलाई 22 से 10% का है, 20,000 का इसका एग्रीगेट वैल्यू है। देयर आर 2 वेज, 2 तरह से हम इसमें वर्किंग करेंगे, या तो रिसिप्टेंट इसको पे करेगा और या प्रोवाइडर पे करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और है जो अभी तक वेबसाइट पर अपडेट नहीं है और शायद रिसेंटली आने वाली है। इसके लिए फॉर्म 26Q फाइल होगा एंड फॉर्म 26Q फाइल होके इसमें हम वर्किंग कर पाएंगे। दूसरा वे इसमें जो होगा, जो रिसिप्टेंट अगर पे करेगा तो वो अपने एडवांस टैक्स में दिखाएगा और उस एडवांस टैक्स का जो चालान है वो हैंड ओवर करेगा प्रोवाइडर को अलोंग विद द डिक्लेरेशन कि ये उसके अगेंस्ट में पे हुआ है। दे आर द 2 वेज, इसी तरह से इसमें वर्किंग होगी। आई होप एनी कंफ्यूजन विद दिस सेक्शन, ताकि मैं फिर धीरे से अपने दूसरे सेक्शन पर मूव करूं। सीए राजेश जी को कपिल- सवाल पूछना चाह रहे हैं मैडम। कपिल जी, हाँ जी। सीए राजेश टिबड़ेवाल जी ने एक सवाल इसमें चैट में पूछा है आपसे। इज 194 आर एप्लीकेबल ऑन बैड डेट्स? If the mobile of ₹50,000 GST is received, then what is the accounting entry? Can we claim depreciation on mobile? सर ये डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं आप इस 194 एप्लीकेबल ऑन बैड डेट्स। मैडम जो एजेंट ने जो रिसीव किया है मोबाइल फोन, उसमें तो टीडीएस कट करके उसको मिला। 50,000 का मोबाइल है, 10,000 टीडीएस जीएसटी है। सो इफ ही इज रिसीविंग 60,000, then what will be the accounting entry in the books of accounts of the agent? सर उसकी में तो उसको तो 60 की चीज मिली ना, जीएसटी मिला के तो चीज आएगी उसके लिए। तो 60,000 की चीज जो मिली है उसका अकाउंटिंग एंट्री बुक्स में क्या होगा? सर सिंपल सी चीज है, उसको उसकी जो भी 60,000 की चीज है उसकी तो बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, उसको वो वहां से दिखानी 60,000 की। मैडम मैं पूछ रहा हूँ अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? अकाउंटिंग एंट्री सीधी सर उसकी जो है उसमें जाएगी, बिजनेस प्रमोशन हेड में जाएगी और वो बिजनेस प्रमोशन हेड अकाउंट डेबिट। नहीं, मैं डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहा हूँ जी, जो रिसीव कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। सर रिसीव कर रहा है तो उसको काइंड में उसको उस जो भी प्रोडक्ट वो रिसीव कर रहा है वो तो उसकी बैलेंस शीट का पार्ट बन गया, उसकी कैपिटल एसेट्स हो गई ना, वो मोबाइल अकाउंट डेबिट, तो बिजनेस प्रमोशन हेड क्रेडिट हो गया। हाँ, तो उसमें डिप्रिसिएशन मिलेगा ना? सर बिल्कुल मिलेगा, वो तो कैपिटल एसेट्स का पार्ट हो गया ना। वही चीज पूछ रहा हूँ। कैपिटल एसेट्स का पार्ट हो गया सर, वो जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल एसेट्स अगर कोई भी है तो वो कैपिटल एसेट्स उसी को कंसिडर करेगा जो बड़ी चीज है, लाइक गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, एनटीडीएस उसको देने ही देना। प्रोप्राइटरी कंसर्न है और अगर गिफ्ट वाउचर मिल रहा है 1 लाख का, तो जी सर प्रोप्राइटरी कंसर्न है और 1 लाख का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, गिफ्ट वाउचर पे तो सर फिर भी टीडीएस एप्लीकेबल हो गया ना, 10% तो खुद वो जमा कराए। मैं अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग एंट्री में तो सर उसको अगर नहीं मिला तो उसको उसको नहीं मिला तो उसको हम कैपिटल का पार्टी मानेंगे, कैपिटल टू बिजनेस फॉर्मेशन, क्योंकि वो उसने अवेल की ना वो चीज। नहीं, गिफ्ट वाउचर मिला, उसमें उसने गोल्ड कॉइन्स खरीदा है जो सर अवेल तो किया ना सर उसने, कैपिटल अवेल करा। अगर आज मैं फॉरेन ट्रिप पे जाती हूँ तो अपने ड्राइंग्स में दिखाती हूँ ना किसी भी चीज को, जब मुझे इस तरह की चीज मिली जिस पर है तो बिजनेस प्रमोशन का पार्ट ना, हम सीधी सी बात है कैपिटल बिजनेस प्रमोशन का पार्ट है सर। इनकम मैडम मेरा सीधा सा बात है, एक रिटेलर को जिसकी ऑडिट होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, उसको 1 लाख का वाउचर कंपनी से मिला जी, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? सर बुक ऑफ अकाउंट में सिंपल सी एंट्री होगी, जब आप ड्राइंग करते हैं, किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, आप किसी चीज को ड्राइंग करते हैं या कोई भी चीज आपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो आप ड्राइंग करते हैं, इसी तरह से ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये कैश
इसमें ना तो कैश को वो होगा, ना बैंकिंग का होगा, इसमें सीधे सीधे बिजनेस इनकम का एक अलग से हेड खोल के उसमें आप दिखाएंगे बिजनेस बेनिफिट या परक्यूसिट, दैट विल बी टैक्सेबल। वो तो क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या करेंगे? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स दिखाएंगे उसमें, वही चीज पूछ रहा था। और कैपिटल ये होगा। बैड डेट्स में 194 आर एप्लीकेबल है क्या? 194 बैड डेट्स में कैसे होगा सर? आया तो था। बैड डेट्स में नहीं आया सर। बैड डेट्स किस तरह का कह रहे हैं? अगर आज मेरी कोई भी बैड डेट्स में चला आ रहा है तो मैं उसको राइट ऑफ करूंगी तो 194 आ रहा हो जाएगा। उसमें तो था। आप बताइए सर, 194 डिस्कस कर लेते हैं, अगर कुछ है तो मैं मिस कर रही हूँ तो कहीं पर। नहीं, मेरे को जो पता चला था 194 आर इज आल्सो एप्लीकेबल बैड डेट्स, सर क्योंकि कोई अपन भी सामने वाले को इनकम दे रहे हैं ना। नहीं, आज सामने bad debts- वाले को इनकम क्या दे रहे हो? आप तो राइट ऑफ कर रहे हो ना अपनी बुक्स हाँ, को। तो सामने क्योंकि वाले का तो जो इनकम हो जो गया। आदमी आपका पैसा नहीं दे रहा वो टीडीएस क्या देगा सर आपको? टीडीएस तो अपन को काटना है ना, अपन उसको इनकम दे नहीं तो रहे हैं। आप अपने ऊपर आपका 10 करेक्ट, रुपए का दैट खर्चा इज ऑलरेडी। माय पॉइंट कि सर, एक तरफ तो पैसा ही डूब रहा है और टीडीएस भी डूबेगा, वही हम लोग का पॉइंट है कि ये, लेकिन लागू है जहां तक, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसको चलिए रीचेक कर लेंगे, अगर कुछ हाँ, होगा वही तो बोल ग्रुप में डालूंगी। वही बट बोल बेस्ट ऑफ माय नॉलेज के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होगा। 10 रुपए का नुकसान आपका वैसे ही हो रहा है, आप Correct. 1 रुपए का नुकसान करके 10-11 रुपए का नुकसान क्यों करेंगे? वही हम लोग का भी पॉइंट है सोचने का कि आगे ही हाँ, पैसा हाँ। डूब रहा है। जी जी। अगर नहीं हो रहा है तो बेटर है। ओके। अशोक मोदी जी शायद एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ सर, आप अनम्यूट कीजिए सर, मोदी साहब अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये अंकित मेरे साथ बैठा है। अंकित मेरे साथ बैठा है। तो मेरा एक क्वेश्चन था मैडम से। जी बताएं। मैडम, जैसे हमारे स्टाफ को हम किसको एक सामान दे रहे हैं एज पर उसका एप्रिसिएशन। सर आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही, मुझे बताएं। तो उसमें ये आ रही है मैडम आवाज? हाँ, आ रही है आवाज मैडम? हाँ बताएं repeat जैसे करें। मैं अपने किसी स्टाफ को कोई गिफ्ट देता हूँ एज पर सेल्स ने, उसने कोई टारगेट पूरा किया मेरे स्टाफ ने, या मैंने उसको कुछ गिफ्ट दिया, कैश दिया इंसेंटिव के तौर पे या जैसे भी, तो उस पे 190 नहीं होगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लगेगा चुके क्या? हैं। वो अगर कोई भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का कोई रिलेशन है तो वो इस सेक्शन में इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सेक्शन 192 में एप्लीकेबल होगा। हाँ, बस ठीक, वही पूछना था मैडम, बस ठीक। वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी किया है हमने कि कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जहाँ पर रिलेशन है, कोई भी बेनिफिट्स या परक्यूसिट किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 192। जी। कपिल देव जी एक सवाल पूछना चाह रहे थे। कपिल जी, आप सुन रहे हैं कपिल जी? हाँ, हेलो। जी जी जी, पूछिए। मैम मैं जानना चाह रहा था कि किस केस में रिसिपिएंट टीडीएस जमा करेगा और किस केस में सप्लायर। सर किस केस में नहीं, उन्होंने तो साफ बोला है, 2 वे है, कैश और काइंड का। अगर आप कैश दे रहे हो तो आपके हाथ में चीज है, आपने जो है सीधा 10% टीडीएस काटा और बाकी को ट्रांसफर कर दिया। अगर आप काइंड में दे रहे हैं तो आपके पास दोनों रास्ते खुले हुए हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सामने रिसिपिएंट को बोले जी आप टीडीएस का चालान जमा करा के हमको 10% दे दीजिए, नहीं तो दूसरा वे ये है कि अगर आपने कोई भी इंसेंटिव सपोज 45,000 का ट्रांसफर किया तो आपको वो 90% ट्रांसफर किया आपने, तो आपके ऊपर तो 50,000 की लाइबिलिटी है। अगर 50,000 का 10% आप निकालेंगे तब जाके उसका जो नेट वैल्यू रहेगा वो 45,000 रहेगा। जो जमा करेगा काइंड्स में वो सप्लायर के पेन पे होगा कि रेसिपिएंट के पेन पे? नहीं, देखिए सर सिंपल सी बात है, इसका एक्चुअली मैंने भी चेक किया था नेट पर, अभी तक तो बहुत ज्यादा कुछ अपडेट नहीं है। फॉर्म 26 क्यू भरना चाहिए, 26 क्यू भी भरा जाएगा मेरे ख्याल से, जैसे हम लोग रेंट का 26 क्यू भी भरते हैं या प्रॉपर्टी वाला भरते हैं, उसमें जैसे पैन नंबर ऑफ द रिसिपिएंट आता है, पैन नंबर ऑफ द प्रोवाइडर आता है, वो दोनों चीज आएंगी तो सप्लायर और रिसिपिएंट का उसमें दोनों होता है, क्यू भी दोनों का होता है, तो वही एप्लीकेबल होना चाहिए, वही इसमें लगेगा सर। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। Anybody with this किसी और साथी का कोई प्रश्न है क्या?
आप कंटिन्यू कीजिए मैम। Should I move to my next topic? Long-term capital gain on mutual fund shares. आप सभी को पता है कि कोविड पीरियड में लोगों ने जम के ट्रेडिंग करी है, जम के म्यूचुअल फंड में कमाया है, जम के शेयर्स में कमाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आता है कि इस पर कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत वेराइटी ऑफ थिंग्स हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं, पहले हम म्यूचुअल फंड को डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल फंड में 2 या 3 तरह के फंड्स होते हैं, जो कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन से डेट फंड्स हैं, कौन से लिक्विड फंड्स हैं, कौन से इक्विटी फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड में मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक तरह से लगभग 2 ही तरह के फंड्स होते हैं, जिनमें एक तो होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड और दूसरा होता है डेट फंड। डेट फंड का मतलब वो फंड जिसमें इक्विटी पार्ट बहुत कम होता है एंड डेट पार्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे लिए अब तक ये बिग चैलेंज इसलिए बन गया क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड या शेयर जब हम बेचते थे जो कि लॉन्ग टर्म होता था, उस पर टैक्सेशन नहीं आता था। पहले तो हम इसको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म को अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लॉन्ग टर्म? कोई भी शेयर, कोई भी म्यूचुअल फंड जिसकी होल्डिंग 12 महीने तक है हमारे पास, दैट इज शॉर्ट टर्म। जिसकी होल्डिंग 12 महीने से ऊपर है, दैट इज लॉन्ग टर्म। 2 ही डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर ले हम यहाँ पर, 2 ही चीज को। 12 महीने से ज्यादा की होल्डिंग है, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 12 महीने से कम की है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, ओनली इक्विटी। अभी हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी का मतलब यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहे हैं। हवा नहीं चल रही जब भी आप सभी को पता होगा यहाँ पर। सर ये अनम्यूट प्लीज कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। घूमता तो नीचे की एयर को। सर ये के यादव जी प्लीज आवाज बंद करिए। के यादव जी हो गया म्यूट हो गया वो। आप कंटिन्यू कीजिए मैम। हम दोबारा रिपीट करते हैं। कैपिटल गेन में 2 ही तरह के एप्लीकेबिलिटी आती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वो है जिसकी होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है, शॉर्ट टर्म वो है जो 12 महीने के अंदर के है। इसमें एक सभी आप लोगों को पता है कि एक गवर्नमेंट ने ग्रैंड फेदरिंग इंट्रोड्यूस करी थी। ग्रैंड फेदरिंग इंट्रोड्यूस करते ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई। व्हाट इज ग्रैंड फेदरिंग, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। 31 जुलाई 2018 को जब सेंसेक्स सबसे हाईएस्ट था तो गवर्नमेंट ने टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया। आप सभी को पता है कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, लॉन्ग टर्म ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, वो पहले एक जमाने में एग्जम्प्ट हुआ करता था। गवर्नमेंट ने कहा जी जनवरी 2018 में मार्केट सबसे ऊपर था, उसकी वैल्यू को आप पकड़ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एक म्यूचुअल फंड जो कि मैंने खरीदा 2017 में, 10 रुपए की उसकी NFO था, 10 रुपए का था प्राइस, और उसकी NAV जाके 20 रुपए थी 31 मार्च 2018 को। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैं आप लोगों के सामने मोटी मोटी समझाना चाहती हूँ। अगर पेपर पेन है तो आप प्लीज इफ यू एनीबडी वांट टू नोट इट तो वो एक नोट कर लें ताकि उनको क्लियर हो जाए कि मैं क्या चीज आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। अप्रैल 2017 में मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा 10 रुपए की NAV का। NAV वेरी क्लियर टू यू, 10 रुपए का 1 यूनिट था उसका। 31 जनवरी 2018 में उसकी वैल्यू सपोज 15 रुपए की हो गई। अब मैंने जाके उसको बेचा है 22 में, मैंने कोई भी मंथ ले लेते, सपोज अगस्त 22 में मैंने उसको सपोज 25 रुपए का बेचा है। अब इसमें टैक्स कैसे एप्लीकेबल होगा वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अप्रैल 17 में खरीदा 10 रुपए का, 15 उसकी वैल्यू थी 31 मार्च 18 में, और अगस्त 22 में था वो 25 रुपए का। अब जब मैं आज की डेट में उसको सेल करती हूँ या रिडम्पशन लेती हूँ उसका, तो 15 रुपए तक पे कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। जो टैक्सेशन आएगा 25 रुपए माइनस 15 रुपए, जो मेरी बेस कॉस्टिंग हो गई वो 31 जनवरी 2018 की बेस वैल्यू हो गई। 15 रुपए को माइनस कर देंगे 25 रुपए की यूनिट से, मेरे ऊपर जो टैक्सेशन आएगा वो 10 रुपए पर यूनिट पर आएगा। अब यहाँ पे 10 रुपए पर यूनिट में अगर मेरे पास 2000 यूनिट है तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रहा 20,000 रुपए पर टैक्सेशन आएगा। अब टैक्सेशन क्या 20,000 पे लगेगा? अगर यहाँ पर एक
सिंपल सा एजम्पशन गवर्नमेंट दिया है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड, फ्रॉम स्टॉक, अगर किसी का 1 लाख रुपए तक है तो उस पर टैक्सेशन नहीं आएगा। लेट मी रिपीट द थिंग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स स्लैब है दैट इज 10%। अगर 1 लाख रुपए तक का उसमें एजम्पशन है। अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000 का प्रॉफिट कमाया कैपिटल गेन से, तो 1 लाख के ऊपर मेरे को कोई टैक्सेशन नहीं देना होगा। मेरे को जो टैक्सेशन देना होगा वो 10,000 रुपए पर 10% के हिसाब से टैक्सेशन देना होगा। आई होप दिस कैलकुलेशन इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। आई कैन अगेन टेक इट अगर आप लोगों ने कहीं पे मिस किया है तो। शुड आई कंटिन्यू या मैं इसको रिपीट करूं कहीं पे आप लोगों ने इस कैलकुलेशन को मिस किया है तो? जब क्वेश्चन नहीं है तो कंटिन्यू करिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म का पार्ट। अब आते हैं हम शॉर्ट टर्म पर। शॉर्ट टर्म पे सीधे सीधे टैक्सेशन है 15%। 15% जिसकी होल्डिंग 1 साल के जिसकी होल्डिंग 12 महीने के अंदर हमने क्लियर कर दी। कोई भी स्टॉक, कोई भी म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड जो कि मैंने लिया 12 महीने के अंदर मैंने उसको सेल कर दिया। दिस इज शॉर्ट टर्म ऑन म्यूचुअल फंड। अब हमने अभी तक जो बात की है वो म्यूचुअल फंड इक्विटी वाली बात की है। यहाँ पे आपने सुना होगा डेट फंड। अब कंफ्यूजन अराइजेस। हमने तो भैया एक ही बात सुनी थी, म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म है, 12 महीने से होल्डिंग ऊपर है, 10% लगा दो, 1 साल के अंदर है 15% लगा दो। अब ये डेट क्या है? अब डेट की कैलकुलेशन। डेट वो पार्ट है जिसमें हमें कोई भी इक्विटी का पार्ट जिसमें मिनिमल होता है और जो पेपर्स का पार्ट होता है, पेपर का मतलब यहाँ पे डेट का पार्ट होता है, वो ज्यादा होता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? इसमें क्या लगता है? कॉस्ट इंडेक्सेशन लगता है। कॉस्ट इंडेक्सेशन का मतलब यहाँ पे जो होल्डिंग शुड बी मोर देन 3 इयर्स। डेट का अगर कोई भी पैसा म्यूचुअल फंड का है तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 3 इयर्स का होता है। इसमें टैक्सेशन किस तरह से आता है? इंडेक्सेशन हम करते हैं। जैसे हम किसी प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन करते हैं, इन सेम वे डेट्स के फंड का हम लोग इंडेक्सेशन करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलती है माइनस उसको करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस सेल प्राइस को निकाल के हम इसमें टैक्सेशन करते हैं। और जो इसमें टैक्सेशन आता है वो रेगुलर टैक्सेशन आता है इंटरेस्ट की तरह। दिस इज द पार्ट ऑफ होल म्यूचुअल फंड। नाउ वी मूव टू शेयर स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में भी सेम यही चीज एप्लीकेबल होती है। स्टॉक मार्केट में भी ग्रैंडफादरिंग एप्लीकेबल होती है। सेम इसी तरह लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल होता है, सेम इसी तरह शॉर्ट टर्म एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी चीज हमने स्पेकुलेशन के फॉर्म में करी है, जो इंटरडे ट्रेड किया है, तो वो बिजनेस इनकम का पार्ट बनता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। इसमें मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी आप लोगों को कि म्यूचुअल फंड और इनमें सब में कैलकुलेशन में हमें जो मिथ रहता है, जो हम चेक नहीं कर पाते हैं एज एन प्रोफेशनल, और बाद में नोटिस आते हैं या क्लाइंट हमें बोलता है जी आपने गलत कैलकुलेशन करी, तो उसके लिए हमें 2-3 चीजें याद रखनी है। किसी भी हमारे क्लाइंट का अगर कहीं भी कोई भी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो हमें उसको पहले बोलना है तुम इसमें कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेके आओ। क्योंकि बहुत बार हम प्रोफेशनल्स को यही नहीं पता होता कि वो डेट फंड है या इक्विटी फंड है। मैंने बहुत से लोगों की, बहुत से प्रोफेशनल्स की IPR में देखा कि लोग बाग क्या करते हैं, उनको जब नहीं समझ में आता तो डिफरेंस को ले जाके अदर सोर्सेस में डाल देते हैं और नरेशन में ये डाल देते हैं प्रॉफिट अर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड या प्रॉफिट अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि किसी के पास कोई भी क्लाइंट अपना कैपिटल गेन अगर शेयर्स पे या म्यूचुअल फंड पे लेके आता है, तो हमारा काम ये है कि उससे पहले बोले कि AMC से जाके कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेके आए। उससे कैपिटल गेन स्टेटमेंट ऑल्दो थोड़ा सा टिपिकल होगा समझना आपको एक बार, लेकिन आप 1-2 बार उसको समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग को समझ में आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आने लगी है, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आती है? SIP। अभी क्या है, आपने हर घर SIP सुना होगा, हर बंदा SIP करता है, हर बंदा SIP करता है। अब SIP में क्या होता है कि उसने क्या किया, ना तो लॉन्ग टर्म देखा ना शॉर्ट टर्म देखा, सारा रिडम्पशन कर डाला। 1 रुपए का था, 1 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट था, पता चला जी वो 2 लाख का हो गया और उसने लेके उसको सेल आउट कर दिया। अब 1 लाख पे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो तब भी पता चलेगा लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट मंगाएंगे। क्योंकि SIP में क्या होता है, SIP जैसे आप सभी को पता है
एक इंस्टॉलमेंट होती है। जैसे हम एक किसी पोस्ट ऑफिस की आरडी लेते हैं तो वो आरडी की तरह होती है, उसको हर महीने पे करना है। मैं एज एन अपने क्लाइंट या मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आई, मैंने कहा सर मैंने तो एसआईपी लगाई थी पिछले साल और आप इसको शॉर्ट टर्म कैसे कह रहे हैं? क्योंकि मैंने जो एसआईपी लगाई थी, सपोज मैंने अप्रैल 21 में लगाई एक एसआईपी, तो उसका लॉन्ग टर्म कब होगी? वो अप्रैल 22 में। सेम इन द वे अगर मैंने नेक्स्ट वाली जो लगाई उसके 12 महीने कब पूरे होंगे? मई 22 में। मैंने कोई मार्च में एसआईपी लगाई मार्च 21 में, तो उसके कब कंप्लीट होंगे? मार्च 22 में। मैंने बोला मैंने तो मार्च में लगाई थी, मैं ये नहीं देख पा रही वहां पर कि हर महीने के बाद वो एक एक महीने बाद जाके लॉन्ग टर्म होगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप इस चीज को ये गलतियां हमसे ना हो, उसके लिए आप प्लीज लॉन्ग इनका जो है कैपिटल गेन स्टेटमेंट एएमसी का मंगाएं। उसमें होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा है और जहां तक मुझे उम्मीद है कि टीआईएस और एआईएस के फॉर्म में भी कुछ हमें आगे फ्यूचर में हेल्प मिलेगी, तो डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगा। लेकिन आप कोई भी वर्किंग को बिल्कुल आंख बंद करके ना करें। जो स्टॉक की ट्रेडिंग करता है उससे पीएनएल मंगवाएं, बकायदा स्क्रिप्ट वाइज उसकी एंट्री करें, तब इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। देयर इज वन क्वेश्चन, मैं लेट मी आस्क विद देम। जीएस अग्रवाल सर जो भी हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझको। हाँ जी, आपकी आवाज आई मैम? हाँ बताएं सर, बताएं जी। मैम आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, यदि किसी भी क्लाइंट की इनकम नेट इनकम 5 लाख के अंदर आ रही है, उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ऊपर का यदि बन रहा है, तो क्या उसको टैक्स 15% जैसे शॉर्ट टर्म में आपने बताया, तो 15% उसको भरना पड़ेगा क्या? सर मैं 2 चीज रिपीट करती हूँ। आपने अभी मुझे एक क्वेश्चन तो ये पूछा क्या 1 लाख की लिमिट अप्लाई होगी या नहीं होगी, ये पूछा ना आपने मुझे? 1 लाख से ऊपर की यदि शॉर्ट टर्म इनकम आ रही है उसकी। सर शॉर्ट टर्म पे कोई भी 1 लाख का एजम्पशन नहीं है, वो लॉन्ग टर्म पे एजम्पशन है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में यदि उसकी नेट इनकम 5 लाख के अंदर आ रही है तो एप्लीकेबल है सर, वो भी एप्लीकेबल है, मतलब उसको टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में? तो एप्लीकेबल है सर वो। ये 5 लाख के अंदर आ रही है, अगर लिमिट के अंदर है तो उसमें टैक्सेशन नहीं है, लेकिन 1 लाख की जो लिमिट है वो केवल लॉन्ग टर्म के लिए है। 1 लाख की लिमिट लॉन्ग टर्म के लिए है मैम? 1 लाख की लिमिट लॉन्ग टर्म के लिए है। हाँ, यदि शॉर्ट टर्म में उसकी 1 लाख की इनकम आ रही है और 4 लाख के अंदर की इनकम यदि उसकी अगर बिलो टैक्सेबल है तो नहीं आएगा सर। मतलब नेट इनकम उसकी 5 लाख के अंदर है, उसमें शॉर्ट टर्म की इनकम सर क्या देखिए इसलिए नहीं आएगा ना, उसके लिए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रिबेट 87A एप्लीकेबल हो जाएगा उसको ऑलरेडी। जैसे ही आप उसको कंप्यूट करेंगे ना जी, तो रिबेट 87A आ जाएगा सर उसमें। हाँ, तो रिबेट 87 12,500 का मिल जाएगा उसको, मिल जाएगा। लेकिन यदि उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यदि अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो फिर टैक्स मतलब उसमें 12,500 का रिबेट होने के बाद में उसका टैक्स नील हो जाएगा, मतलब ये है आपका। सर एक तो ये प्लीज आवाज किसकी आ रही है बीच में, डिस्टर्बेंस किसका आ रहा है ये? हाँ बताएं सर दोबारा। आवाज किसकी आ रही है पीछे? क्लाइंट की टोटल इनकम यदि 5 लाख के अंदर है, क्लाइंट की टोटल इनकम 5 लाख के अंदर आ रही है, उसमें शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन की इनकम भी है उसकी, तो उसके अंदर उसको टैक्स भरना पड़ेगा क्या? शॉर्ट टर्म का टैक्स 15%। पीछे आवाज किसी की आ रही है, माइक बोलने की आवाज आ रही है, सबको म्यूट कर दीजिए। 12,500 की। ओके, तो टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है उसकी। वो एक्चुअली में कैलकुलेशन करके अपन को देखना पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर भेजिए, मैं 2-3 करेक्ट का इसको इलस्ट्रेशन बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आप पर्सनली मुझे पिंग करिएगा, मैं 2-3 तरह के इलस्ट्रेशन बना के इसको आपको वो कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। मूली का चावल है और ये चूड़ा हो गया, ये चिप्स हो गया, कॉर्नफ्लेक्स, जिसको कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं।
मैडम रुचि दीपक गोयल ब्लैंक से पूछना चाह रहे हैं कुछ। हाँ जी बताएं सर। दीपक गोयल जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड की जब हम सेल कहीं नोट करते हैं तो हमको यह पता नहीं चल पाता कि ये एसटीटी पेड है या नहीं है, कैसे पता मंगवा लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाता है एक बार में। तभी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि आप किसी भी क्लाइंट का करने से पहले एएमसी से कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगवाइए। नहीं वो ठीक बात है, जो हमारे क्वेश्चन रेज होता है कि एसटीटी पेड है या नहीं है वो कैसे वर्कआउट स्टेटमेंट मंगा लिया। बिल्कुल क्लियर आएगा एसटीटी। म्यूचुअल फंड वाले में नहीं लिखा आता कि एसटीटी पेड है या नहीं है। सर आप एक बार कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगवाइए, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है मैं अभी शेयर करती हूँ, मुझे दीजिए 5-10 मिनट, अभी मैं स्क्रीन पे शेयर करा दूंगी। संजीव गुप्ता जी मेरठ से। संजीव गुप्ता जी मेरठ से। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक हमारे यहाँ डिलीवरी बेस्ड और इंट्राडे भी होती है शेयर मार्केट में जी। तो मैडम जो इंट्राडे में मान लीजिए, चलिए प्लीज बंद कराइए। मैडम ये जो इंट्राडे में मान लीजिए, ये म्यूजिक आ रहा है मैडम कहीं से। तिवारी जी आवाज कहाँ से आ रही है, देख लीजिए जरा। केएम तिवारी साहब। जी सर जी सर। हाँ मैडम मैं ये पूछ रहा था कि मान लीजिए वीडियो चला के इंट्राडे में किसी ने, मैडम इंट्राडे में मान लीजिए किसी ने 4 से 5 करोड़ का बिजनेस करता है कोई, तो उसको हम उसे शॉर्ट टर्म में लें या जैसे कुछ ओपिनियन ये भी आती है कि उसका ऑडिट कराया जाए। सर आप सिंपल सी बात है, वो स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट होगा। 10 CR की लिमिट है ऑडिट के लिए। तो इसका सिंपल सी चीज ये है कि जब आप उसको भरेंगे तो स्पेकुलेशन बिजनेस के बिजनेस हेड में लेंगे इंट्राडे को, आप टोटल टर्नओवर का अमाउंट भरेंगे वहां पर, और जो भी गेन या लॉस हुआ है उसको वहां पर फीड करके स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट कंसिडर करेंगे। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो वो ऑडिट में ले जाइए आप उसको। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर। कपिल देव महाराजगंज। जी सर। मैम ये स्क्रिप्ट देख के कैसे पता चलेगा कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या डेब्ट ओरिएंटेड फंड है? सर वही मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज एन हम लोग एक एक फंड्स के, क्योंकि इन हाउस क्या होता है ये लोग बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं, ये दिखाते कुछ और है और होता अंदर कुछ और है। तो इट इज बेटर कि सबसे बेस्ट वे है कि आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट हर क्लाइंट को बोलिए कि अपने ब्रोकर को बोले कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेके मंगाए। नहीं तो आप जो है उसको एक एनसी की साइट है या और 2-3 साइट है, उनसे जो है आप उसको जनरेट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के मेल पे पहुंच जाता है। जी उस पे कैपिटल गेन के जो चार्ट देंगे उस पर लिखा रहेगा कि डेब्ट ओरिएंटेड है या सिंपल सा टैक्सेशन है। अगर आप उसमें इंडेक्सेशन देखो, 3 साल से ऊपर का इंडेक्सेशन अगर उसमें आ रहा है वो अपने दिखाएगा। अगर 3 साल से कम की होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म दिखा रहा है, दैट इज आप समझ लीजिए डेट ओरिएंटेड है। वरना उसका तरीका क्या है दूसरा मैं आपको बताऊं, आप उस पर्टिकुलर फंड को गूगल करिए और उस गूगल में उसके कंटेंट आपको पता चल जाएंगे। जैसे ही उसका नाम आप डाल के उसको सर्च करेंगे तो बता देगा डेट ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। इसकी डेफिनेशन भी मैं मोटी मोटी आप लोगों को बता देती हूँ। जो जिसकी होल्डिंग 65% से ऊपर इसमें होती है एंड 35 का कंपोजिशन होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, एंड इसका वाइस वर्सा कर लेते हैं तो वो डेट का पार्ट होता है। हम इतनी डिटेल में जाके सिंपल वे ये है कि उस फंड को आप गूगल कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली बता देगा डेट फंड है या इक्विटी फंड है। बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट जरूर मंगाइए। क्लाइंट की बातों में विश्वास मत करिए क्योंकि ये लोग हम लोग को प्रोफेशनल्स को बदनाम करते हैं। ये कहते हुए पता चलता है कि हम कहीं भी इसको कभी तो इनका टैक्स बचवा देते हैं इसी चक्कर में, या टैक्स ज्यादा लगा देते हैं कंफ्यूजन में। तो इट इज बेटर कि आप कुछ भी करें तो कैपिटल गेन स्टेटमेंट जरूर मंगाइए। एक बार मैडम इंट्राडे वाला क्लियर कर दे। इंट्राडे में क्या बताइए जो इंट्राडे से इनकम होता है? इंट्राडे से तो 60 टर्म मिलेंगे। स्पेकुलेशन का इनकम का पार्ट है। बिजनेस हेड में आपने दिखाना है आपके जो भी सॉफ्टवेयर फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें बिजनेस हेड में एक स्पेकुलेशन बिजनेस का एक कहीं ना कहीं कॉलम होगा। उसको जैसे ही आप खोलेंगे उसमें वो 2 चीज ही मांगेगा, स्पेकुलेशन टर्नओवर, अमाउंट ऑफ टर्नओवर एंड अमाउंट। आपको 2 चीज फिल करनी है, ऑटोमेटिकली वो सारा उसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर होल्डिंग है वो आपका जो है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उसमें आपको एक्सेल मंगा के
एक्सेल को इंपोर्ट करा के तब आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म निकल पाएंगे। पता चलता है आप किसी का क्लाइंट को उठा लीजिए, पता चला 100 उसने शेयर्स खरीदे, 100 बेचे एक दिन में नहीं, अगर एक दिन की होल्डिंग के बाद भी खरीदे उसने, डिलीवरी जहां पर ली उसने, वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म का पार्ट बन जाता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का पार्ट बन जाएगा। शॉर्ट टर्म वाले में तो सॉफ्टवेयर में दिया है वो हो जाता है एक ही साथ करके, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले में स्क्रिप्ट वाइज भरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सर, दोनों चीजें भरनी पड़ेंगी, मेहनत तो पूरी है। और जहां तक है मुझे लगता है TIA सबकी बार हम लोगों ने फेच करके देखी थी बहुत से क्लाइंटों की, तो उनमें बस एक ही प्रॉब्लम आ रही थी, डेट ऑफ परचेज नहीं आ रही थी, डेट ऑफ सेल सब में आ रही थी। बट कोई फायदा नहीं है, जब पूरा इनकम्प्लीट डेटा है तो मैं डेट ऑफ परचेज एक एक को सॉर्ट आउट करके थोड़ी ना भेजेंगे। उसका तरीका ये है, जिसने भी किया है उसको बोलिए जी आप अपने ब्रोकर से एक्सेल शीट मंगवा दीजिए, उस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंगली आप अपने सॉफ्टवेयर से एक्सेल शीट को इंपोर्ट करिए, डाउनलोड करिए, उसके कॉलम्स को सेट करिए, इंपोर्ट जैसे आप उसको कराएंगे ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। मैं बुला रहा हूँ भानु प्रकाश जी बुलंदशहर से। जी सर। भानु प्रकाश बुलंदशहर। हाँ जी नमस्कार सर, बताएं। मैडम मैं थोड़ा सा इंटरडे की टर्नओवर के बारे में मालूम करना चाह रहा था कि इंटरडे में एक्चुअली टर्नओवर जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो तो काफी ज्यादा होती है, फ्लोर्स में होती है, लेकिन जो टर्नओवर तो शायद डिफरेंस लिया जाता है ना डेली का, डिफरेंस लिया जाता है ना टर्नओवर का, तो शायद 2 लाख रुपए के शेयर में खरीदे और 2,05,000 के बेचे, 5,000 वो टर्नओवर का पार्ट होता है ना सर, प्लस और माइनस? नहीं सर, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू आती है इसमें हमेशा, आप नीचे से उठा के देखिएगा। मैडम एक करेक्शन है छोटा सा, सॉरी माफी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। सर जो कह रहे हैं वो सही है, सर जो कह रहे हैं वो सही है मैम। ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर देखेंगे मैम तो एक एक क्लाइंट का ना 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ हो रहा है। नहीं ये सर बात कर रहे हैं, एक दिन इन्होंने लिया देन दूसरे दिन निकाला, क्या बोल रहे हैं सर आप? देखिए इंटरडे टर्नओवर जो डिफरेंस होता है प्लस या माइनस, इंट्राडे टर्नओवर की बात कर रहे हैं ना आप? तो इंट्राडे टर्नओवर में तो बेसिकली ग्रॉस अमाउंट माइनस नेट अमाउंट, यही बोल रहे हैं सर आप? नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आज मैंने 2 लाख का शेयर बेचा, 2,05,000 के बिके हुए, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरी टर्नओवर आज की 5,000 जुड़ेगी। कल अगले दिन मैंने 2 लाख के शेयर 195 के मैंने सेल करे तो 4,000 लॉस हुआ, तो मेरी आज की टर्नओवर 4,000 जुड़ेगी, प्लस या माइनस है वो प्लस माइनस टोटल होकर टर्नओवर आती है। बिल्कुल सही है, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है मैम, माफी के साथ। नहीं सर, मुझे एक तो सर की आवाज नहीं क्लियर हो रही, मुझे प्लीज रिपीट करें आप बार-बार। आप अपनी आवाज थोड़ी सी, मैं कोशिश करूं सर एक बार। हाँ बताएं सर, आप बताएं, क्योंकि आपकी आवाज बेटर आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी हो सकता है, मैं मोबाइल से भी लॉगिन करके रखा है, ठीक है मैम। तो सर का कहना है 1 लाख का खरीदा, 1,05,000 में बेच दिया, आज का टोटल टर्नओवर मेरा 5,000 काउंट होगा। डिफरेंस जो है वो टर्नओवर का पार्ट होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और एक लाइन और है, कल को सपोज 1 लाख का खरीदा और 90 में बेच दिया, 10,000 का लॉस है, 10,000 का वो भी टर्नओवर का पार्ट है, वो भी टर्नओवर का पार्ट है। इररेस्पेक्टिव ऑफ दी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, टोटल अमाउंट जो गेन है वो टर्नओवर हो जाएगा, और लास्ट में वो प्लस माइनस का जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो हमारा इधर प्रॉफिट और लॉस, जैसा भी हम ये एप्लीकेबल इंट्राडे में होगा सर, होल्डिंग में नहीं होगा। नहीं होल्डिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है मैम, होल्डिंग के लिए तो आप ऑलरेडी कितनी बार बोल चुकी हैं कि वो कैपिटल गेन स्टेटमेंट है। मुझे जो यहाँ से आवाज आ रही थी, सर शायद ये बोल रहे थे कि जो इंट्राडे में नहीं है या इंट्राडे में है। इंट्राडे की बात कर रहा था, इंट्राडे की बात कर रहे हैं सर। अब आगे चलता हूँ मैं फ्यूचर ऑप्शन के बारे में। फ्यूचर ऑप्शन टर्नओवर कितना काउंट होती है वो मुझे बताइए। फ्यूचर ऑप्शंस को ये बिल्कुल परफेक्ट जो सर ये बोल रहे हैं, जो डिफरेंस जो आएगा, ये बेसिकली मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं, जो होल्डिंग है उसमें जितना भी टर्नओवर आएगा, नहीं तो कह दो ना जिनका है यो उनको भाई पेंसिल लगा दो, बात खत्म होगी। जब तुम कुछ कर नहीं रहे ना तो उस पेंसिल लगवा के छोड़ दो, फिर कोई संदेह नहीं। सर ये बीच का डिस्टरबेंस कौन कर रहा है सर, प्लीज बताइए। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो जितने ज्वाइन किए हुए मेंबर्स हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और वो अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि टाइम से शॉर्ट देखते हुए आप भले ही मतलब पर्सनल आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे आप नंबर शेयर कर सकते हैं मैडम का, क्योंकि अभी हमारे सीनियर CR के अग्रवाल साहब भी मौजूद हैं, उनका ही वर्जन हमें सुनना है, तो मैं माफी चाहूंगा शॉर्ट में अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा डिस्कशन, तो आपको और भी ज्ञान मिलेगा। बहुत सीनियर मोस्ट है ये अग्रवाल साहब हमारे। रुचि जी। जी सर। हाँ प्लीज कंक्लूड। अच्छा तो वी हैव टू हैंड ओवर टू RK अग्रवाल सर।
आप ही करिए। Sir, I would like to request R.K. Agarwal sir to come on the floor and ये सारा सर देखिए आप। आवाज आ रही है मैडम? हाँ आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैडम। आज जो वेबिनार आपने आयोजित करी है, इसके आयोजकों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने आज के करंट टॉपिक पे ये वेबिनार किया। इसमें जो हमारी स्पीकर एडवोकेट रुचि अग्रवाल जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है 2 सब्जेक्ट पे, 194R और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन दी सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी शेयर्स। बहुत ही डिटेल में आपने प्रेजेंटेशन दिया है एक्ट के बारे में, साथ ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। मैं एक एक सब्जेक्ट को अपने हिसाब से आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले 194R के संबंध में मैं अपने विचार थोड़े से रखना चाहूंगा। जो हमारे रुचि जी ने कहा है उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। ये सेक्शन क्यों लाई गई है, इसका क्या पर्पज है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आप सबको देना चाहता हूं। आपको सब जानकारी है कि सेक्शन 28 क्लास 4 जो है वो 1964 में ऐड किया गया था, और वो जो ऐड किया गया था वो था द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट आर पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस आर एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। ये जो है 28(4) में इंसर्ट किया गया था, और पर्पज ये था कि जो भी बेनिफिट या पक्ष किसी भी बिजनेस से संबंधित किसी भी बिजनेसमैन को मिलते हैं तो उसको बिजनेस इनकम मानते हुए उस पर टैक्स सरकार को मिलना चाहिए। लेकिन आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत से जो बेनिफिट्स या पर्क्स बिजनेस के दौरान उनके प्राप्त होते थे वो उनके द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंदराज नहीं किया जाता था, दिखाया नहीं जाता था, और उस पर सरकार को कोई भी टैक्स मिल नहीं पाता था, और सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं था जिससे कि वो पता लगा सके कि किस व्यापारी को कितना बेनिफिट या पक्ष बिजनेस से संबंधित मिला है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो लीकेज ऑफ रेवेन्यू है उसको रोकने के लिए सेक्शन 194R जो है वो फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा जो है इंसर्ट किया गया है। और इसमें जो इंसर्ट किया गया है उसमें एनी पर्क्स आर बेनिफिट्स जो भी किसी पर्सन ने अपने बिजनेस के दौरान किसी को भी प्रोवाइड किए हैं उसके संबंध में उसे 10% टैक्स काटना आवश्यक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में रुचि जी ने आपको बताया है। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ के केस में 1 करोड़ की टर्नओवर बिजनेस के संबंध में या 50 लाख की टर्नओवर प्रोफेशन के संबंध में होना आवश्यक है, तभी उसे काटने की आवश्यकता है। यदि वो इंडिविजुअल और एचएफ नहीं है तो उसके लिए कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। और इसमें जब डिडक्शन की बात आती है तो बेनिफिट्स क्या होंगे, पक्ष क्या होंगे, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। आप देखेंगे 194R के सब सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि एवरी गाइडलाइन issued by the board under subsection 2 shall as soon as may be after it is issued be laid before each house of parliament and shall be binding on the income tax authorities and on the persons
providing any such benefit or perks. और subsection 2 कहता है any difficulty arises in giving effect of the provisions of this section, the board may, with the previous approval of the central government, issue guidelines for the purpose of removing difficulty. Difficulty को remove करने के लिए with the previous approval of the central government ये guidelines issue करें। और guidelines जो आज issue section है, circular है 12 of 2 आज का है। आज जो डिपार्टमेंट के सामने, सीबीडीटी के सामने जो समस्याएं थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए आया है। अभी तो इसके बाद बहुत सी समस्याएं व्यापारियों के सामने, अधिकारियों के सामने आएंगी और बहुत सी समस्याएं जो हैं सीबीडीटी के सामने पहुंचेंगी। तब उनके लिए फिर गाइडलाइंस समय समय पर जो है वो विभाग के द्वारा जारी किए जाएंगे। आज जो उन्होंने 8 क्वेश्चन का आंसर दिया है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि काफी आगे लिटिगेशन भी संभव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा है और डॉक्टर को कोई मेडिसिन कंपनी, फार्मा कंपनी कोई चीज उसे प्रोवाइड करती है, तो उसका जो टीडीएस है वो हॉस्पिटल के नाम से कटेगा, जबकि हॉस्पिटल के पास वो चीज नहीं आई, वो डॉक्टर को मिली है। डॉक्टर जो है उसको यदि उन्होंने कोई चीज प्रोवाइड करी है प्रमोट करने के लिए अपनी मेडिसिन को, उसे फ्रिज दिया है, उसे एसी दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो किसी भी समय हमारे हॉस्पिटल के पास नहीं आया है, उसके पास इनकम ट्रीट करी जाएगी और उसको जो है उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन है वो होगा। और जो हॉस्पिटल है वो उसको पर्क्स के रूप में एम्प्लॉइज की इनकम में ऐड करेगा, वहां पे टीडीएस काटेगा और उसको एज एक्सपेंस जो है क्लेम करेगा। लेकिन वो सब उसे कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे जो है जब उसके एआईएस में आएगा तब पता चलेगा कि साहब इसमें जो है इतना जो है टीडीएस कट गया है 194R में, जो कि हॉस्पिटल को पता ही नहीं था। हॉस्पिटल को पता या तो एम्प्लॉइज बताए, जो डॉक्टर है जो उसको रिसीव हुआ है कि क्या क्या चीज मुझे किस किस कंपनी से कितनी कितनी रिसीव हुई है, और उसमें जो है फिर हॉस्पिटल को पता चलेगा कि इतना टीडीएस जो है कटा है, उसको अकाउंट फार करे, उसको अपनी इनकम में शो करे, साथ ही उस चीज को जो कि हॉस्पिटल के एम्प्लॉय डॉक्टर को गई है उसकी सैलरी में पक्ष मानते हुए उसका टीडीएस काटे, तब ये सारे जो है परेशानी दूर होंगी। लेकिन हॉस्पिटल ये कह सकता है कि जब मेरे पास ये चीज आई नहीं, इनकम ही नहीं है, तो मेरे से टीडीएस क्यों? मेरा जो है जब मेरे को ये चीज कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करी है, ये प्रोवाइड करी है कंपनी ने डॉक्टर को, दो दैट डॉक्टर इज माय एम्प्लॉय, लेकिन मुझे नहीं दिया है। ऐसा कहीं मैकेनिज्म नहीं है कि इस सेक्शन में कहीं प्रोवाइड नहीं किया गया है, और ना ही गाइडलाइंस में है कि जो 194R में डिडक्ट करेंगे हॉस्पिटल का और दिया प्रोवाइड किया है डॉक्टर को, तो क्या साथ में उसकी कोई इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? सिर्फ उसे तभी पता चलेगा जब उसके इसमें आएगा कि इतना टीडीएस जो है वो कटा है। इसी तरह के और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। जो डीलर्स की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो सारे खर्चे जो हैं डीलर्स अपने यहाँ खर्चे में क्लेम करते रहे हैं, उसका सारा बेनिफिट जो डीलर्स हैं वो कोई भी दिखाता नहीं है, चाहे उसे काइंड में कुछ गिफ्ट भी वहां से मिलते हों, चाहे अवार्ड्स मिलते हों, वो कोई भी चीज जो है वो अपने यहाँ नहीं दिखाता था, कोई टैक्स नहीं देता था। आज यदि कोई अचीव कर रहा है उसने टारगेट बेस जो है, ज्यादातर कंपनी जो है वो ट्रिप देती हैं, फॉरेन के ट्रिप देती हैं, लोकल ट्रिप देती हैं, वो सारा इस बेस पे करती हैं कि कितना टारगेट किस डीलर ने अचीव किया है। तो यदि अचीवमेंट के आधार पे कोई भी हमारा जो है बेनिफिट उस डीलर को जा रहा है, तो चाहे वो काइंड में जा रहा है, चाहे वो कैश में जा रहा है, वो सारा का सारा जो है वो बेनिफिट्स में जाएगा और उस पर जो है टीडीएस काटा जाएगा। जब एक बार टीडीएस कट जाएगा उसका, तो नेचुरल बात है कि उसको अकाउंटिंग करना आवश्यक हो जाएगी।
और जब वो अकाउंटिंग करेगा तो उसको जो है बिजनेस इनकम शो करते हुए सेक्शन 28(4) के हिसाब से उसे जो है अपने यहाँ जो है अकाउंट फार करके उसे इनकम में शो करना पड़ेगा, और इनकम में शो करेंगे तो गवर्नमेंट को उसका जो है टैक्स मिलेगा। अब उस टैक्स को वो कितना रिड्यूस कर पाता है आगे अपने उसमें, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसे वो इनकम शो करना आवश्यक हो जाएगा। और जब AIS में आएगा तो उसे हर हालत में उसको जो है कंसीडर करना बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है जो 194 लाए हैं, जिससे जो है बहुत सी रेवेन्यू लीकेज जो है वो कम होगी। लेकिन कुछ परेशानी भी सामने आएंगी, जैसा कि हमारे एक साथी ने अभी पूछा था क्या बैड डेट्स के संबंध में क्या TDS की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूं जब हम बैड डेट्स में डाल रहे हैं उसे, तो हम क्यों डाल रहे हैं पहले सोचना ही है। डाल इसलिए रहे हैं क्योंकि वो रिकवरेबल नहीं है, उसका टाइम 3 साल हो चुका है। हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो है वो उसको बैड डेट्स में डाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसे हम कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो चीज हमारे ऊपर हमारे लिए रिकवरेबल नहीं है, वो कंपल्शन है हमारे लिए। हम फालतू में अपनी बैलेंस शीट में उसे शो करते रहें, उसका जो है कोई पर्पस वहां पे नहीं है। इसलिए जो है उसे जो है किसी भी हालत में TDS की लायबिलिटी मेरे अनुसार जो है वो नहीं आती है। कहने के लिए इन्होंने एक क्वेश्चन के जवाब में, जहां पर बैंक के द्वारा सेटलमेंट किया जाता है, वन टाइम सेटलमेंट, उसके संबंध में लिखा है कि यदि कुछ अमाउंट जो है वे रिड्यूस करते हैं, बेनिफिट देते हैं, तो बैंक जो है उसमें TDS काटेगा। तो उसका पर्पस दूसरा है कि वहां पे सेटलमेंट हो रहा है, वो देने की स्थिति में है, कितनी देने की स्थिति में है वो अलग चीज है। वहां पर दोनों पार्टीज आपस में एक अमाउंट पर जाकर सेटलमेंट होता है, तब जो है वो रिड्यूस कोई भी इंटरेस्ट का पार्ट या प्रिंसिपल का पार्ट कम होता है। मैक्सिमम ये होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जनरली जो है बैंक कम नहीं करते हैं, क्या करते हैं इंटरेस्ट का पार्ट जो है वो मतलब ये वेव करते हैं। और इंटरेस्ट क्योंकि ऑलरेडी हमारे व्यापारी के द्वारा एज एक्सपेंसेस जो कि क्लेम किया हुआ होता है, तो यदि उसको यदि हम उन्होंने कम करा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑटोमेटिकली जो है वो उसको क्रेडिट करता है, और क्रेडिट करना भी चाहिए। तो इसलिए यदि उसका TDS हो रहा है तो यहाँ पे समझ में आता है, लेकिन बैड डेट्स के बारे में TDS करना ये उचित नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे साथी ने ये उठाया था, क्या जो कोई आइटम एज ए गिफ्ट दिया गया है क्या उस पे GST की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी, और यदि GST की एप्लीकेबिलिटी होगी तो क्या 194(r) के हिसाब से क्या हमें GST के पार्ट पर भी TDS काटना होगा या नहीं काटना होगा। तो ये गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया है कि GST के पार्ट को जो है वो बेनिफिट नहीं माना जाएगा और उस पर जो है TDS नहीं होना है। अब बात ये आती है कि क्या GST में इस अमाउंट पे जो गिफ्ट दिया जा रहा है क्या उस पे GST लगेगा या नहीं लगेगा। ये बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है एज पर प्रोविजंस ऑफ द GST एक्ट। GST एक्ट में यदि व्यापारी जो है, जैसे मेडिसिन्स का है, फार्मा कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज जो हैं वो यदि किसी को टारगेट पूरा करने के लिए यदि वो कार खरीद कर दे रही हैं, तो कार खरीद के उन्होंने दी है तो वो जो है उस पे जो है कोई GST चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो विदाउट मतलब ये कि वो सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, विदाउट कंसिडरेशन उन्होंने दिया है और फ्री ऑफ चार्ज दिया है, तो वो सप्लाई नहीं ट्रीट होगा, कोई भी GST उस पे चार्ज नहीं होगा। होगा क्या है, जो कंपनी फार्मा कंपनी है क्योंकि वो फ्री ऑफ चार्ज 17(5) के हिसाब से किया है, तो वहां पर जो है उसको जो है जो ITC है वो अलाउ उस आइटम पे नहीं होगा, दो इट इज ए बिजनेस एक्सपेंस, बट बिकॉज द गुड्स हैज बीन गिवन एज गिफ्ट
Therefore, no ITC will be allowed to the pharma company for giving gift of either car or scooter, motorcycle, TV, मोबाइल ETC। तो यहाँ पर GST चार्ज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये थोड़ा सा मुझे 194R के बारे में आपको अपने विचार रखना थे। और इसमें जो है वो 20,000 तक का जो छूट है कि 20,000 पूरे साल में, यदि 20,000 से कम है तो कोई TDS की लायबिलिटी बेनिफिट प्रोवाइडर को नहीं करना है। 20,000 से ज्यादा होगी तभी करना है। दूसरा ये है कि क्योंकि ये एक साथ 2022 से एप्लीकेबल हुआ है, तो 22-23 के लिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 22-23 पूरा वर्ष है, 12 महीने। 12 महीने के पूरे वर्ष के लिए जब हम 20,000 को कैलकुलेट करेंगे तो 1/4/22 से लेके 31/3/23 तक के सारे जो भी बेनिफिट्स हैं उसका टोटल अमाउंट जो है हम उसे कंसीडर करेंगे। अब देखना यह कि 20,000 से यदि ज्यादा हो रहा है टोटल अमाउंट और एक साथ 2022 के बाद यदि 10,000 का बेनिफिट प्रोवाइड किया है तो 10,000 पे TDS कटना है, और यदि 5,000 का रहा है तो 5,000 पे कटना है, और यदि 18,000 का रहा है तो 18,000 पे कटना है। और यदि टोटल अमाउंट लाखों में है तो जितना बेनिफिट 30/6/2022 तक मिला है, प्रोवाइड किया है, बेनिफिट दिया गया है, उस तक जो है कोई TDS नहीं कटेगा। उससे ऊपर पे ही TDS काटा जाए। ये 194R के बारे में मैं जो आपके सामने अपनी बात रखना चाहता था, जो कुछ थोड़ा बहुत जो रुचि जी ने आपके सामने बहुत डिटेल में बताया था, उसको जो है और थोड़ा सा ऐड करना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था, वो मैंने आपको इसके संबंध में बताया है। अब इसके बाद दूसरा जो है टॉपिक है वो कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी शेयर्स। इसके बारे में मैं ये समझता हूं कि रुचि जी ने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। इसमें बहुत कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के बारे में सब कुछ बताया है। एक आध क्वेश्चन जो बीच में आया था उसको मैं जरूर थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमारे एक साथी ने पूछा था कि यदि किसी की इनकम 4 लाख है और 1 लाख से ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो क्या स्थिति होगी, तो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो क्या स्थिति होगी। अब देखना यह है कि टोटल इनकम जो है यदि इंक्लूडिंग ऑल दी सोर्सेज 5 लाख तक है तो हमें सेक्शन 87 कैपिटल ए के हिसाब से जो रिबेट मिलना है वो आपको उसमें अलाउ होगा। लेकिन 5 लाख से ऊपर जैसे ही जाएगी तो उसमें वो रिबेट भी आपको अलाउ नहीं होगा, और अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स बनेगा वो आपको जमा करना। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की बात रहती नहीं है। इसके अलावा भी यदि कोई साथी कुछ जानकारी लेना चाहें तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी बात को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और इतने अच्छे प्रोग्राम आयोजित करने के लिए मैं हृदय से आयोजकों का धन्यवाद, आभार देता हूं। और साथ ही जो मुझे एक मौका आप सबने दिया है कि मैं अपनी बात इन 2 सब्जेक्ट्स पे आपके सामने रख सकूं, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मेरे बड़े भाई CR के अग्रवाल साहब। और मैं धन्यवाद दूंगा मिसेस रुचि अग्रवाल को। सागर्भित आपने ज्ञान दिया हमें, और लोग एक मतलब सुनते रहे, इतना लंबा टाइम भी हो गया फिर भी बहुत ज्यादा रुचि के साथ सुना है इन्होंने। और मैं किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं, शब्द मुझ पर कम पड़ रहे हैं आज।
और मैं अनुरोध मैं आपको बता दूंगा सभी अतिथियों को 18 तारीख को जो जीएसटी के नोटिफिकेशन आए हैं, अमेंडमेंट आए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझ पे आते हैं, जैसे आरसीएम ऑन रेंट है, आरसीएम और जीडीए है, और इस तरह के जो क्वेश्चन मुझ पे आते हैं उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया है अपने राजेश कुमार शर्मा पटरौना के हैं वकील साहब, वो उनको प्रेजेंटेशन देंगे, और मैं अनुरोध करूंगा अपने बड़े भाई RK अग्रवाल साहब से कि वो उस दिन हमें अपना कंक्लूजन दें 18 तारीख को शाम को 6 बजे। थैंक यू सर। और मैं इसके साथ ही आमंत्रित कर रहा हूँ कृष्णमुरारी वर्मा जी को मद्रास से, कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए दें आए। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के स्पीकर हमारे CA रुचि अग्रवाल जी एवं CA RK अग्रवाल जी का दिल से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम सभी का आज बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन कराया। साथ ही मैं अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस वेबिनार के लिए अपना कीमती समय निकालकर हम सबका साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं साथियों से अनुरोध करता हूँ अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9410664214। इस पे क्वेरी भेज सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर है, क्वेरी आप भेजेंगे, स्वागत है क्वेरी का। धन्यवाद, फिर मिलेंगे 28 तारीख को। धन्यवाद मोदी साहब, आपका बहुत आभार। सभी को नमस्कार। धन्यवाद पराग जी, आप सभी को, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार।